हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में अभी हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास जानने के स्रोत। तो स्रोतों में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लौकिक साहित्य क्या है और कैसे हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं लौकिक साहित्य से। आज हम लोग का टॉपिक होगा विदेशी यात्रियों के विवरण। आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में प्राचीन समय में हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री आए। चीन से आए, यूनान से आए, रोम से आए, अरबी यात्री आए। तो उन्होंने भी अपने कुछ ग्रंथ लिखे हैं और अपने ग्रंथों में भारत के बारे में वर्णन किया, यानी उस समय हमारे भारत में स्थिति क्या थी उस बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो वहाँ से भी हमें जानकारी बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है। तो आज उन्हीं यात्रियों के विवरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में। देखिए, यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस, ये यूनान का लेखक था, और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। यानी कि यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था, उसका विवरण काफ़ी भ्रामक है। हेरोडोटस का भारत संबंधी विवरण विश्वसनीय नहीं है। यानी इन दोनों का जो भारत संबंधी विवरण है उस पर हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा काल्पनिक चीज़ें लिख दी हैं, जो चीज़ें वास्तव में भारत में थी ही नहीं। तो टेसियस और जो हेरोडोटस हैं, इनके विवरण जो है विश्वसनीय नहीं है। अब देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक तथा विश्वसनीय हैं। चूँकि इन लेखकों का उद्देश्य अपनी रचनाओं द्वारा अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था, अतः इनका वृत्तांत यथार्थ है। ओके, तो जो टेसियस हैं या जो हेरोडोटस हैं, इनके जो लेखन हैं, इनकी जो ग्रंथ हैं, ये विश्वसनीय नहीं है भारत के संबंध में। लेकिन जो सिकंदर के साथ लेखक आए थे, चाहे नियार्कस की बात करें या ओनेसिक्रिटस की बात करें या अरिस्टोबुलस की बात करें, तो इनके जो विवरण हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, वो प्रामाणिक हैं, विश्वसनीय हैं। क्योंकि इन्होंने उन ग्रंथों में क्या लिखा है, भारतीयों के विषय में लिखा है, ताकि वो अपने देशवासियों को बता सके कि भारत में ऐसा ऐसा है। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस का नाम आता है। तो ये तीनों सिकंदर के बाद आए थे, और इनके साथ मैंने आपको बताया ही था, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रिटस, वो सब मेगास्थनीज के पहले आए थे, यानी सिकंदर के साथ, और ये सब सिकंदर के बाद आए हैं। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायनोसियस, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है। इनमें भी मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। मेगास्थनीज आपने सुना होगा, इंडिका इसकी पुस्तक है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, कुछ जो इंडिका है उससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में। अन्य ग्रंथों की बात करें तो पेरिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी, टॉलमी का भूगोल, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री आदि का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये सब किताबें हैं। प्लिनी की है नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी का है भूगोल यानी जियोग्राफी। तो इनसे भी हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। पेरिलिप्स का विवरण भारत के समुद्री ज्ञान के लिए बड़ा उपयोगी है। इसी प्रकार टॉलमी के विवरण में भारत के भूगोल पर प्रकाश पड़ता है। प्लिनी का ग्रंथ प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में। यानी चीन से भी बहुत सारे यात्री आए और उन्होंने भारत के विषय में लिखा। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण में भी विशेष भूमिका रही है। इनका विशेष उपयोगी रहा हमारे भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में चीनी यात्रियों के विवरण भी विशेष उपयोगी रहे हैं। चूँकि चीनी यात्री बौद्ध भिक्षु थे, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उनका दृष्टिकोण पूर्णतया धार्मिक था। जैसे सुभाषचंद्र की बात करें,
सुभाचिन ये एक चीनी लेखक है। ये प्रथम चीनी लेखक था जिसने भारतीयों के विषय में लिखा, हालांकि वह कभी भारत नहीं आया। तो सुभाचिन एक ऐसा चीनी लेखक था जिसने भारत के विषय में लिखा तो सबसे पहले, लेकिन वो कभी भारत नहीं आया। इसलिए हम इसके विवरण को हम लोग विश्वसनीय नहीं मानते, क्योंकि भारत में आया ही नहीं था। फिर बात करते हैं फाहियान की। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। फाहियान भारत में चांडालों, कौड़ियों एवं निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री था। तो याद रखना, पहला विदेशी यात्री चीनी यात्री फाहियान था जिसने कौड़ियों के बारे में उल्लेख किया। कौड़ी मतलब जैसे आज पैसे चलते हैं, सिक्के चलते हैं, रुपए चलते हैं, ऐसे पहले कौड़ियों से लेन देन होता था। तो उस बारे में फाहियान ने सबसे पहले बताया। निःशुल्क चिकित्सालय यानी कि मेडिकल कॉलेज खुले थे, जैसे आज मेडिकल कॉलेज में वैसे पहले चिकित्सालय भी होते थे। निःशुल्क चिकित्सालय मौर्य काल में थे, ऐसा फाहियान ने बताया। चांडालों के बारे में बताया। भारत में कुल 14 वर्षों तक वो रहा और अपने यात्रा विवरण में तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई उल्लेख नहीं करता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कोई उल्लेख नहीं करता। उसके समय में जो चीज़ें थीं उनका उल्लेख करता है, लेकिन शासक का नाम नहीं बताता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रखना। फिर है अगला चीनी यात्री सुंगयुन। ये 1518 ईस्वी में भारत आया था सुंगयुन, और उसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। सुंगयुन के साथ ही ह्युत्संग नामक विद्वान भी भारत आया था। तो ये सब याद रखना है आपको। फिर है ह्वेनसांग। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का है, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। 16 वर्षों तक यहाँ निवास कर विभिन्न स्थानों की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त किया। उसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म और राजनीति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। तो जो ह्वेनसांग जो था, इसका ग्रंथ जो है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, सीयूकी। और इसमें भारत के समाज के बारे में, यानी हर्ष के समय में भारतीय समाज कैसा था, भारतीय धर्म कैसा था, राजनीति कैसी थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। इत्सिंग की बात करें तो यह 36 या 37 बौद्ध यात्रियों के साथ 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने नालंदा में 10 वर्ष व्यतीत कर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इसने अपने समय के भारतीय दशा का वर्णन किया है, परंतु ह्वेनसांग के समान वे उपयोगी नहीं है। तो सबसे पहले आया था फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। क्रम अक्सर पूछ लेता है, तो ये याद रखिएगा। अन्य चीनी लेखकों में मातवान लित, चाओ जू कुआ आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मातवान लिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिलती है। चाओ जू कुआ चोल इतिहास के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं अरबी लेखकों के बारे में। देखिए, अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, किंतु उसने स्वतंत्र रूप से भारत का अवलोकन किया। अब ये लाइन याद रखिएगा, पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी तथा पुराणों एवं भगवत गीता का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद में उसने यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। इससे राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। अलबरूनी की पुस्तक तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ तथा हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि जो अलबरूनी की पुस्तक तहकीक हिंद है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? एडवर्ड सचाऊ ने, और हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। अलबरूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी, सुलेमान अल मसूदी तथा निजामुद्दीन आदि मुसलमान लेखक भी हैं जिनकी कृतियों से भारतीय इतिहास के विषय महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इब्न खुर्दव ये 9वीं सदी में भारत में आया था।
इसने अपनी पुस्तक किताबुल मसालिक वल ममालिक, देखिए नाम थोड़ा अजीब है, किताबुल मसालिक वल ममालिक, ये इब्न खुर्दव की पुस्तक है। इसमें भारतीय समाज व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया गया है। यह भी मेगास्थनीज की तरह भारतीय समाज में जातियों की कुल संख्या 7 बताता है। मेगास्थनीज भी बताता है कि भारत में उस समय 7 जातियां रहती थीं, और ये भी बताता है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शासक, मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम के समय में भारत में आया था। इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहा है। तो सुलेमान कब आया? जब भारत में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज का शासन था और राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम, ये दोनों जब शासन कर रहे थे तब आया था सुलेमान। मिहिर भोज को इसने बताया कि ये अरबों का घोर शत्रु है। अल-मसूदी के बारे में बात करते हैं। ये बगदाद का निवासी था। 10वीं सदी में महिपाल के समय भारत आया। महिपाल, इसकी पुस्तक मुरकुज जहाब है। इसे अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। उसने गुर्जर प्रतिहार राज को अल-जुज्र कहा और प्रतिहार शासक महिपाल को बौर कहा। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीया को बल्हार कहा। तो ये सब याद रखना है आपको। किस अरबी यात्री ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीया को बल्हार कहा, ऐसा पूछ सकता है, तो अल-मसूदी ने। महिपाल को क्या कहा? बाउर। इसको अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है, अरबों का हेरोडोटस, अल-मसूदी। तो मैंने अब आपको पढ़ा दिया है विभिन्न स्रोत या जो भी यात्रा विवरण, जो भी इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, उन सारे स्रोतों के बारे में बता दिया। शुरू से देखिए आप, अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में, स्मारकों के बारे में, मोहरों के बारे में, पुस्तकों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, और आज मैंने यात्रा विवरण के बारे में भी बता दिया। तो अब अगला हम लोग का चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा पाषाण काल। उम्मीद करता हूँ हम लोग जल्दी उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।